गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखो, कल हमने महाभारत पढ़ी थी। रियल लाइफ में क्या हुआ था, कौन मेन कैरेक्टर थे, उसको हमने कनेक्ट किया था हमारी ट्रेडिंग की महाभारत से। जहाँ पे हमें श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन को फाइंड आउट करना है, और अर्जुन को फाइंड आउट करना है श्री कृष्ण की लोकेशन की मार्किंग के अंदर, क्योंकि हमें सेफ चलना है। राइट। वहीं मैं भीष्म पितामह और दुर्योधन की बात करूं, दे आर अग्रेसिव, दे आर सेलर। अगर दुर्योधन और भीष्म पितामह दोनों साथ में हैं, तो वहां से प्राइस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं आपको, लुपिन का ही। देखो, जब प्राइस इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई थी ना, डिमांड जोन से, तो पहला सप्लाई जोन यहाँ पे था। जैसे ही मैं इसको मार्क करता हूँ ना, तो ये है मेरे भीष्म पितामह। ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम डेली पे मैं चेक करूंगा। जैसे ही प्राइस मेरे श्री कृष्ण और अर्जुन की लोकेशन पे आई थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास में स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमारे दुर्योधन थे, इसलिए प्राइस इस एरिया से दोबारा डाउन आई। ठीक है। अब हमें पता है कि हमने एक बार दुर्योधन और भीष्म पितामह को हरा दिया है, तो सेकंड बार प्राइस कहाँ जाएगी। सेकंड बार हम इसको यहाँ मार्क करेंगे, इस पॉइंट पे। और यहाँ पे हमें दुर्योधन मिलेंगे इस वाले पॉइंट में। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, इस वाले पॉइंट से नियरेस्ट। तो प्राइस एग्जैक्टली उस एरिया में गई और वहां पे जाके स्टॉपेज ले रखा है। आगे जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे ना, मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि अगले सेशन तक आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर हम डेली जो भी क्लास कंडक्ट करेंगे, उसमें पहले चार्ट डिस्कस करेंगे, मैं चार्ट को कैसे देखता हूँ। फिर हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे, प्राइस एक्शन को, भाव कैसे पकड़ते हैं, उन चीजों पे फोकस करेंगे। उसके साथ साथ में एक ऑर्डिन आंसर, जिसे ट्रेड स्कोर बोलेंगे, हम उसको ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ एंट्री ली, तो उसका फर्स्ट जो टारगेट होगा, उसका एग्जिट यहाँ होगा। फिर दोबारा से जब प्राइस यहाँ पे आएगी, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमारा टारगेट हो चुका है। फिर अगर हमें इस ट्रेड को ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो हमें पता है कि यहाँ पे भी सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आई थी। अगर इस दुर्योधन में और भीष्म पितामह में पावरफुल होती, तो ये प्राइस को और डाउन ले जाते। बट पावर नहीं थी, तो प्राइस वापस से ऊपर गई। इस पॉइंट से ही ब्रेकआउट क्यों आया, तो वो ब्रेकआउट भी हम डिस्कस करेंगे। आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, क्वालिटी। पता है कि जब टेक्निकल चार्ट के साथ साथ में मैं मेरी लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जो 50-60 साल की उम्र के बंदे होते हैं ना, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, मैंने उनके साथ बैठ के भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा। वो बेसिकली कोई टेक्निकल चार्ट स्टडी नहीं करते। ये मैं जबकि बता रहा हूँ, जो बंदे उस टाइम पे डील करते थे, जब ये डीमेट अकाउंट ऑनलाइन था ही नहीं, ये सब ऑफलाइन प्रोसेस होते थे, जिसका डीमेट अकाउंट खुलने में ही 10 से 15 दिन लग जाते थे। शेयर्स को पेपर वर्क के थ्रू खरीदा जाता था, किसी कंपनी में जाना होता था, उसके सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में जाना होता था, वहां से पेपर वर्क होते थे। जैसे अपना कभी एफडी कराते हैं ना, सेम ऑलमोस्ट वैसे ही पेपर वर्क होते हैं, फिर वो हमारे डीमेट अकाउंट में आते थे। तो प्रोसेस बहुत लंबा, इतनी देर में तो आपने स्कैम 1992 देखेगी, जो चिल्लाते हैं ना, वो भाव आज का शेयर्स का भाव इतना। तो उन लोगों के साथ में जब मैंने बैठ के देखा, तो वो कहते हैं कि टेक्निकल स्टडी के साथ साथ में अगर आपको प्राइस का भाव पकड़ना आता है, प्राइस एक्शन को कैच करना आता है ना, तो आपकी ट्रेडिंग का रेशियो सुधर सकता है। तो मैंने जो उस एक्सपीरियंस से सीखा है ना, वो भी क्लास का ही पार्ट रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 10 क्लास तक ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट ही चलते हैं। फिर आने वाली जो 6-7 क्लासेस होती है, उसके अंदर होता है कि हम प्राइस को किस नजरिए से देखते हैं। वो मेन प्रैक्टिस सेशन होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे। मैं हैंड में नेट्स के लिए क्यों कहता हूँ कि मान लीजिए 5 डेज है, किसी दिन आप मिसिंग भी करते हैं, तो एक दिन पढ़ लेंगे। 1-1.5 घंटे क्लास होती है, उसके हैंडमेड नोट्स होंगे, तो आपको वो चीजें याद रहेगी। जब हम प्रैक्टिस मोड पे आएंगे ना, तो आपके सामने हर चीज आपके सामने होगी कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट से हम देखे प्राइस एक्शन को कैच कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। कल हमने महाभारत में सब कुछ कैच किया, अर्जुन को भी फाइंड आउट करना सीखा, श्री कृष्ण की सपोर्ट लेना सीखा। अब अर्जुन मान लो बिना शस्त्र के खड़ा हो, तो फाइट भी हारने के चांसेस ज्यादा है। और आपको पता है, स्टॉक मार्केट जो पूरा गेम है, मैं इसको गेम इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक वी आर डूइंग ट्रेडिंग। ठीक है। तो इस पूरे गेम के अंदर बायर एंड सेलर्स की फाइट है। मैं ये नहीं कहता कि 100 टाइम्स मुझे सही होना है, मुझे बस 70 से 80 टाइम में भी अगर मैं सही होता हूँ ना, तब भी मैं विन विन सिचुएशन में रहूंगा। रिस्क मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपकी 10 में से 5 ट्रेड भी हिट जाती है और 5 लॉस भी जाती है ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। बट डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि वो रिस्क मैनेजमेंट को कैसे लेता है। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है, लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपीज किसी स्टॉक में डाल दिया, किसी में 50,000 डाल दिया, किसी में 30 डाल दिया, किसी में 2 लाख डाल दिया। दिस इज नॉट ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो होता है कि पहले हम रिस्क को कैलकुलेट करें कि हम कितने रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर अलग अलग कैंडिडेट है, अलग अलग फंड है।
किसी के पास में 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, किसी को 5 लाख, 10 लाख, राइट? तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप अपनी कैपिटल को रखो, उसको रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट करो, कि कोई कैंडिडेट 250 रुपए का लॉस ले सकता है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000। तो वो अपने कैपिटल पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालेंगे कैंडिडेट, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब किसी ने मान लीजिए 10,000 लगा के 7% कमाया, किसी का 10,000 700 रुपए बने, वहीं किसी के पास में 1 लाख रुपए तो 7,000 बनेंगे, किसी के पास में 10 लाख है 70,000 बनेंगे, किसी का 7 करोड़ है तो 7 लाख बनेंगे। तो मैं इस ट्रेडिंग को सिर्फ परसेंटेज वाइज ही आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोई भी पढ़ाते हैं, वो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं लाखों के अंदर, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, राइट? अब उनके पास पैसा होता है ना, बट एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के पास में तो 2 4 5 6 8 10 मैक्सिमम इतना ही पैसा होता है। तो 10 लाख से 25 लाख तो नहीं कमा पाएंगे ना एक ट्रेड के अंदर, उनको टाइम लगेगा। जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है वही आपको कैच करते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ये क्या चीज होती है। देखो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मैं कह सकता हूं कि जो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है ना, उससे भी पहले की थ्योरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी भी थ्योरी को गलत बता के मैं अपनी थ्योरी को सही साबित करूं, ठीक है? बल्कि बिजनेस के रूल्स में ये होता है कि आप किसी में से कमी निकालोगे तभी तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बता पाओगे, नहीं? बट मैं मानता हूं कि किसी प्रोडक्ट की कमी ना निकाल के उस प्रोडक्ट को हमारे ही प्रोडक्ट में शामिल किया जाए, उसकी क्वालिटी को हमारे ही प्रोडक्ट में शामिल कर दी जाए, तो हमारा प्रोडक्ट ही बेटर होगा। ये मेरा मानना है ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर जो भी बेस्ट ट्रेडिंग टूल्स है, मैं उसको हमारी प्राइस एक्शन में शामिल करता हूँ और उससे एक बेस्ट ट्रेड स्कोर बनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करता हूँ। होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कई इंस्टीट्यूट है, कोई भी अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ाते हैं, तो वो क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को गलत बताएंगे। जो डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ाएंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में से कमी निकालेंगे। बट हम क्या करेंगे, इनको शामिल भी करेंगे, इनके पॉजिटिव भी देखेंगे, इनके नेगेटिव भी देखेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे पास में एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग सिस्टम होगा कि हमें किस पे जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले यहाँ बाय कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई वाले यहाँ बाय कर रहे हैं, तो मैं बोलूँ एज ए डिमांड सप्लाई मैंने स्टॉक को यही बाय कर लिया। बट मैंने यहाँ बाय के लिए, हो सकता है कि यहाँ पे तो एक सपोर्ट बना हो, उस सपोर्ट के साथ में अगर मुझे डिमांड भी मिल जाए तो वो तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि उस पोजीशन पे उस टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बाय करेंगे, डिमांड सप्लाई वाले बाय करेंगे, जो स्टोकास्टिक आरएसआई यूज करते हैं एल्गो ट्रेडर, वो भी उसको बाय करेंगे। तो भले ही मुझे ट्रेड कम मिलेगी, बट मेरे हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि मैंने तीनों स्टडी को कंबाइन करके एक स्टडी बनाया और उस एक प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट किया, ठीक है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूं आपको। गई ये चार्ट पे होता क्या है कि जहां जहां प्राइस एक बार में टच करती है, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये देखिए, जैसे ये एरिया है, प्राइस यहां से ऊपर गई, डाउन आई, फिर ऊपर जा रही है, फिर डाउन जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर डाउन जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। अब इस केस में आ गई डाउन, हो सकता था किसी केस में यहां से ऊपर भी चल जाए। तो होता क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो होता है रेसिस्टेंस, प्राइस को रोकने का काम करता है। और जहां से प्राइस बार बार में टच कर रही है, उसे बोलते हैं सपोर्ट, वो हो गया सपोर्ट एरिया। तो कैंडिडेट यहाँ बाय करेगा, यहाँ सेल करेगा, यहाँ बाय करेगा, यहाँ सेल करेगा, इसे बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चार्ट पे इसको मार्क करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज्यादा। मैं नहीं कहता कि एक दिन में आ जाएगी, हो सकता है किसी को 5 दिन में आए, किसी को 10 दिन में आए। बट इसका भी मैंने एक टूल फाइंड आउट कर रखा है, जिस टूल को आप इजीली अप्लाई करके आपको कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास में ऑटोमेटिकली ही वो टूल्स की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पैनी टू बाय दैट टूल, राइट? अब जैसे इस पॉइंट पे क्या हुआ था, प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखो, जब बार बार प्राइस किसी एरिया को टच करती है, तो एक साइड वीकनेस आती ही आती है, या तो सपोर्ट में वीकनेस होगी तो प्राइस डाउन जाएगी, इसी को ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट आया, अगर मान लीजिए बार बार रेजिस्टेंस को टच कर रही है, प्राइस ऊपर गई, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है। तो इसलिए जो कैंडिडेट सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, वो इसी फॉर्मूला बेस पे करते हैं। जैसे मेट्रोपोलिस था, आपने देखा हुआ, ग्रुप में मैंने शेयर किया था। अगर आप देखोगे तो मेट्रोपोलिस को मैंने पहले भी शेयर कर रखा है और रिसेंटली भी शेयर किया था।
हुआ क्या था, प्राइस बार बार इस एरिया को टच कर रही थी बस, और फिर यहां से ब्रेकआउट आया। अब मेरे को कैसे पता लगा कि अप साइड का ही ब्रेकर आएगा, ब्रेकआउट आएगा? क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो किया, प्राइस किसी ना किसी डिमांड जोन से चल रही है, प्राइस किसी ना किसी डिमांड जोन से चल रही है, तो मुझे पता है कि जो मेरा बाइंग का एरिया है वहां से प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहे हैं। तो जब प्राइस का बाइंग जोन मुझे पता है तो बाइंग यानी बायर्स, तो जीतेंगे कौन? बायर्स। अब जब जब प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को बार बार टच करती है, तो ये पॉइंट क्या वीक हो जाते हैं, सेलर्स वीक हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सेलर्स अपनी हार मान लेते हैं और बायर्स जीतते हैं। उसके भी देखने के तरीके हैं। अब मान लो कि प्राइस अगर उसी पॉइंट से सपोर्ट ले रही है तो मैं मान सकता हूं कि बायर्स भी ज्यादा पावरफुल है। करंट प्राइस से अगर मैं बात करूं शशांक, कितना नीचे देखना जरूरी है, तो मैं कहूंगा जब तक आपको डिमांड जो नहीं मिल जाए उतना नीचे देखना जरूरी है। देखो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी है, जो हम प्राइस एक्शन की थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, क्या होता है कि दो तरह की बैचेस होते हैं। मैं आपको सही बताऊं, मान लीजिए कोई मेरा बैच था, वो था मार्च के आसपास निफ्टी के अंदर। अब मार्च में अगर मैं कहूं तो यहां पे था निफ्टी, तो हर स्टॉक कहीं ना कहीं डिमांड जोन में आ रखा था, वहां से शूट हो गया। आप जो पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ रहे हो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आपकी प्राइस डिमांड, अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो इस पॉइंट पे जो कि करंट मार्केट प्राइस है, अब हम वेट कर रहे हैं क्लोजिंग का। ठीक है, मान लीजिए क्लोजिंग होती है तो हमारे पास में न्यू फॉर्म डिमांड जोन है, क्लोजिंग नहीं होती है ना गाइस, तो आपको पता है कि मेरे को यहां तक तो वेट करना ही पड़ेगा मार्केट को। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा ना, आपको बाय करना पड़ेगा। बाय करोगे तो आप यहां से लेकर यहां तक की रैली को एंजॉय कर पाओगे। ये है सच्चाई एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की भी। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जब जब निफ्टी बाइंग जोन में है तब तब बैच अनाउंस करूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए तो बेस्ट पॉइंट है ना, आप ऐसी टाइम पे स्टडी कर रहे हैं जब मार्केट पीक पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तो आप उन चीजों को अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएंगे। होता क्या है कि जब मार्केट अपने जोन में होता है तो हर एक छोटी से छोटी चीज चल जाती है, ट्रेडर वहां गलती करने के चांसेस भी हैं। बट अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी गलती करने के चांसेस नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर प्राइस यहीं से डाउन आएगी तो मैं इस डिमांड जोन में एंट्री नहीं लूंगा, चाहे भले ही प्राइस यहां से आने के बाद चल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूल्स कहता है कि मैं जो एंट्री प्लान करूंगा यहाँ पे, हाँ मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखनी है। मैंने बताया था ना कि लोकेशन पे कोई भी डिमांड जोन को फाइंड आउट करना है। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा है ना आपने, मैंने इसका ऑलरेडी आंसर देखो यहाँ बना के रख रखा है अपनी वर्ड फाइल के अंदर। ये वर्ड जो फाइल है ना, इसके अंदर देखो, यहाँ मैंने पहले से आंसर लिखा हुआ है कि आज बंदे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर पहले ही लिख के बैठा हूं मैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एज ए इक्विटी ट्रेडर मैं यहाँ से पोजीशन को सेल नहीं कर सकता, बट एज ए ऑप्शन मैं इस पोजीशन को सेल कर सकता हूँ। बट गाइस, मैं इसको सेल कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा सप्लाई जोन है ना, इसने किसी डिमांड जोन को तोड़ा ही नहीं। सेम जो डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो सेम का सेम सप्लाई जोन पे भी होगा। इस डिमांड जोन ने, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रीच करता तो ये पावरफुल होता। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये सप्लाई जोन ज्यादा पावरफुल नहीं है, बस प्राइस को रोकने का काम कर रहा है। जीतेंगे तो बायर्स ही। इफ इन केस अगर मान लीजिए सेलर्स जीत भी जाते हैं इस ट्रेड को, तो मैं इस लोकेशन पे दोबारा से बाय नहीं करूंगा। क्योंकि होगा क्या, प्राइस एक बार इस जोन में आएगी, थोड़ा सा मूवमेंट देगी 500 से 1000 पॉइंट का। जब हम पढ़ेंगे ना वैन टू बी अग्रेसिव वैन टू बी कंजर्वेटिव, तो अग्रेसिव एंट्री में लेके 2:1 3:1 लेके एग्जिट कर जाऊंगा इससे, और मैं वेट करूंगा यहाँ से। और फिर यहाँ से कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम लंबा किसी ट्रेड को कैसे एंजॉय करेंगे, तो जैसे ही मेरी पोजीशन इस पोजीशन पे आएगी ना, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एंजॉय करूंगा। क्योंकि ये जो सप्लाई जोन होगा फिर किसी ना किसी डिमांड तोड़ को नीचे ही आएगा, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल डिमांड जोन होगा। राइट, तो हमें पता है कि अभी प्राइस जिस डिमांड जोन से चल रही है उसकी क्लोजिंग अच्छी है, बट सप्लाई जोन अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। तो अभी जीतने के चांसेस किसके हैं? बायर्स के। तो यही तो होता है मार्केट का प्रेडिक्शन। अभी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या सोच रहे हैं, अभी आने वाले सेशन में क्या पढ़ाऊंगा आपको, मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, मार्केट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि पब्लिक क्या सोचती है और हमें कैसे ट्रीट करना है, उस चीज का सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। राइट, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेक ब्रेकआउट को फाइंड आउट करते हैं, और उस ब्रेकआउट को फाइंड आउट करके उनको पता है कि यहां से प्राइस ट्रैप करेगी, तो वो हमेशा मार्केट से उल्टा करते हैं। पता है उनकी विन सिचुएशन कितनी रहती है? 70 75। वो हैप्पी रहते हैं।
तो वो चीज भी हम सीखेंगे कि ट्रैप अगर होते हैं तो हमारे को बचाने वाला पॉइंट कौन सा है, और हमें पता है कि मार्केट कहां से ट्रैप करेगा और कहां से नहीं। तो अभी हम एलओटीएल लेवल भी सीखेंगे, ट्रैप लेवल भी सीखेंगे, फेक ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। यस, न्यूज भी फेक होती है, वो भी सीखेंगे। वो है मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ में कुछ चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है गाइस कि अगर मेरी प्राइस मान लीजिए किसी एक लोकेशन को बार बार टच करके डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन आती है, और फिर अप आती है, मतलब उसने एक प्राइस का एरिया पकड़ लिया कि मैं यहां से तो आऊंगी डाउन और यहां से जाऊंगी अप, तो इसे हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो ऊपर वाला होता है ये होता है रेजिस्टेंस, और जिस प्राइस जहां से सपोर्ट लेके अप जाते हैं उसे बोलते हैं सपोर्ट। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि प्राइस जैसे ही वापस जाएगी डाउन आएगी, तो या तो यहां से ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकआउट आता है यहां से। अब यहाँ पे दो तरीके के ब्रेकआउट आते हैं, फेक और रियल। मान लीजिए अगर आपके भीष्म पितामह यहां बैठे हैं दुर्योधन के साथ में, ठीक है, और यहां से अगर ब्रेकआउट आया तो एक कैंडल बनेगी ग्रीन, दूसरी इसके टच करेगी और प्राइस दोबारा से डाउन। तो ये है फेक ब्रेकआउट की पकड़, क्योंकि मेरे पास में सप्लाई जोन है, मुझे पता है कि भीष्म पितामह ऊपर बैठे हैं, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो ये हो गया ब्रेकआउट फेल। अब मान लीजिए यहाँ पे भीष्म पितामह और दुर्योधन दोनों नहीं बैठे, तो ये मेरा ब्रेकआउट होगा सक्सेसफुल, यहां से प्राइस जाएगी शूट। ठीक है, सेम अगर डाउन साइड की बात करूं, मान लीजिए प्राइस यहां से डाउन आती है और यहां मेरे श्री कृष्ण बैठे हैं इस पॉइंट पे, साथ में अर्जुन जी भी बैठे हैं इस पॉइंट पे। अब दोनों के दोनों अगर यहां बैठे हैं ना, तो होगा क्या, जैसे ही प्राइस डाउन साइड में आएगी, आने के बाद में इनको टच करेगी, यहां से अप जाएगी। अगर श्री कृष्ण यहां बैठे हैं तो हम यहां बाय करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि प्राइस यहां से ट्रैप करेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे श्री कृष्ण है ही नहीं, तो प्राइस डाउन ही जाएगी जब तक अपना श्री कृष्ण को फाइंड आउट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे क्या देखते हैं, जब भी हम किसी ब्रेकआउट को देखते हैं ना, वहां देखते हैं कि ऊपर कोई दुर्योधन या भीष्म पितामह तो नहीं बैठा ना प्राइस को रोकने के लिए। तो सेम देखो, जब प्राइस मेरे डिमांड जोन से चल रही थी, जब हम ओरिजिन पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे तो इसका ओरिजिन पॉइंट होगा यहाँ के आसपास, इस ये लेवल। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा टेस्टेड है ऊपर। अब मेरे को पता था कि प्राइस यहां से क्या कर रही है, देखो आप डेली पे दिखाता हूं मैं आपको, ये इसका सपोर्ट पॉइंट बन गया था, इस पॉइंट पे बार बार टच कर रही थी, सॉरी रेजिस्टेंस पॉइंट, और डिमांड जोन से सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, प्राइस अप गई, डाउन आई, अप गई, डाउन आई। तो अब मुझे पता लगा कि इस पॉइंट पे क्या होगा, हो सकता था डाउन भी आए थे तो मेरा ब्रेकआउट फेल हो जाता। ये प्राइस ऊपर क्यों गई, बिकॉज मेरे को पता था कि इस पॉइंट तक या यहां तक अगर मैं अपने दुर्योधन भीष्म पितामह को फाइंड आउट करूं तो देखो मैं कैसे ट्रैप होता। ये मेरा टारगेट पॉइंट ही था, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, भीष्म पितामह और दुर्योधन दोनों बैठे हैं इस पॉइंट पे। तो देखिए प्राइस इसी लोकेशन पे गई और यहाँ से डाउन आ गई। बट ट्रेडर क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, अब मुझे पता था कि भीष्म पितामह यहाँ बैठे हैं, तो मैं फटाफट से ट्रेड को यहाँ लेके और यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी प्ले कर सकता हूँ, फ्यूचर भी प्ले कर सकता हूँ, या इक्विटी में भी बाय कर सकता हूँ। बट इस पॉइंट पे क्या होता है गाइस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं मिलता मेरे को, तो मैं इस प्राइस को यही बाय करूंगा। तो यहां से लेकर यहां तक भले ही मुझे कुछ टाइम लगे, बट मैं इसी पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ये तो एक्सपीरियंस का पूरा गेम है। अब देखो मेरे को पता था कि ये प्राइस यहां से शूट होकर यहां से डाउन आएगी, क्योंकि मुझे पता था कि वीकली पे भीष्म पितामह जी बैठे हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट डील करते हैं। अब मान लीजिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ने क्या किया, जिसको पता था कि ये भीष्म पितामह है, वो यहाँ पे एग्जिट होके फ्री, और जिसको नहीं पता ना, वो देखो वापस जहां से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, प्राइस वहीं वापस आ गई। हो गए ना ट्रैप। तो ये छोटी छोटी चीज भी हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद ही ब्रेकआउट आता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रैक्टिस करोगे तो पता भी लगेगा। बट मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट की थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस करें। हाँ, प्रैक्टिस करते रहे, पेपर ट्रेडिंग करते रहे, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। बट आपको ऐसे ट्रैप पॉइंट का भी ध्यान रखना है, तो ये ट्रैप पॉइंट भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब आपको करना क्या है कि आप ऐसे अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करोगे तो हो सकता है किसी से गलती हो जाए। तो आपको क्या करना है गाइस, गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू।
ट्रेडिंग व्यू सेम एक सॉफ्टवेयर है स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा, जो पूरा वर्ल्ड वाइड यूज होता है, यूएस यूके पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट में जाना, प्रोडक्ट में जाने के बाद में यहाँ पे आता है चार्ट टाइप, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ गए, आप लिख दीजिए ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके विंडोज है, इसका मैक है, चूज कीजिए, विंडो पे डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद में आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की एक एप्लीकेशन आ जाएगी और आपके सामने चार्ट होगा ऐसे। यहाँ पे जाके आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे निफ्टी लिखना है तो निफ्टी लिख के इंडेक्स पे सिलेक्ट करेंगे तो निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, सप्लाई जोन बोलते हैं बीच में पितामह वाले एरिया को। मैं बीच में पितामह इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में हिट कर जाए, सर सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में हिट कर जाए कि सर डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास में चार्ट है, यहाँ से मैं चार्ट के टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकता हूँ, डेली पे भी मैं देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वीक मंथली वीकली 3 मंथ 6 मंथ जितना भी डेटा मेरे को देखना है मैं देख सकता हूँ। अब करना क्या है गाइस, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का टूल फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर सेक्शन पे जाना, यहाँ लिखना सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे आप सपोर्ट लिखोगे ना, यहाँ बहुत सारे टूल आ जाएंगे सपोर्ट के, बट सबसे बेस्ट टूल है लॉनेसम का सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको कर देना अप्लाई। अब आपके पास में ऑटोमेटिकली सपोर्ट, जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये है सपोर्ट। और जब भी आपको रेड लाइन दिखेगी, जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरे स्टॉक की बात करूं, यहां से मैं अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकता हूं। जैसे देखो, अभी प्राइस में कई स्टॉक्स में तो आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस चल रही है ऑल टाइम हाई पे। ये देखो, जहां भी ये रेड पॉइंट है ना, ये है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस कैसे बना, प्राइस ने इस एरिया को बार बार टेस्ट किया और वहां से डाउन आई है, बार बार टेस्ट किया वहां से डाउन आई है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया। बीच में ये जो सिंगल आपको रेड लाइन दिख रही है, ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही है, ये मैं बोल सकता हूँ ये फ्रेश है। और जितना बड़ा एरिया होगा उतना मल्टीपल टाइम टेस्टेड होगा। तो जो चीज मल्टीपल टाइम टेस्टेड होती है तो वो वीक भी पड़ती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको इस टूल्स को लगाना है, सपोर्ट लिख के लॉनेसम का टूल से इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। अब बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं, ठीक है, अब आप देखो ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, ये अल्ट एच से मैंने लेके आया हॉरिजॉन्टल लाइन, डेली पे देखो उस टाइम यहाँ पे सपोर्ट की लाइन भी थी। देखो प्राइस पहले बार ऊपर से चली गई, फिर दोबारा से डाउन आई, फिर यहां से चली। तो जब भी मेरे को मेरा अर्जुन को फाइंड आउट करना है ना, तो उसका शस्त्र है सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट के साथ में इसको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जो स्टॉक चले थे, आज मैं उसकी कुछ आपको थ्योरी बताता हूँ कि वो क्यों चले थे। आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा उन स्टॉक्स के बारे में। इंडिगो पढ़ा था हमने, इंडिगो का जो एमआईटी इनकम ट्रेड प्लान की थी इस वाले पॉइंट से। ठीक है, ये यहीं से क्यों चला, मैं एक बार इसको आइस को बंद कर देता हूं ताकि हट जाए। ये है इंडिगो स्टॉक मंथली, यहाँ मैंने एडजस्ट किया तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये एक एरिया था, सबसे पहले मैंने लोकेशन मार्क करी, यहां से लेकर यहां तक मेरा श्री कृष्ण मुझे मिले। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट में देखा, इसके ऊपर क्लोजिंग है। वीकली पे गया, ठीक है, उसके बाद मैं गया डेली पे। डेली पे मेरा अर्जुन है इस वाले पॉइंट पे, यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा अर्जुन है यहां से यहां तक। तो ये होता है ट्रैप लेवल, मैं भी इसको आपको आने वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। टेस्टेड रहते हैं, लेकिन वही चीज मैं समझाने वाला हूँ सौरभ आपको। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर अभी रिजोल्व होने वाले हैं। अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का टूल लगाया नहीं, तो मेरा अर्जुन यहाँ पे मिला इस वाले पॉइंट पे जहां से चला है ये। ठीक है, ये मैं एक बार श्री कृष्ण को हटा देता हूं मैं, ताकि मेरे को मेरा अर्जुन ही दिखे। तो
यहाँ पे भी अर्जुन था और नीचे भी अर्जुन है, मेरे पास में दो दो अर्जुन है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या हुआ गाइस, जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन ऑन किया ना, तो मेरे को इस पॉइंट पे सपोर्ट भी था। अब देखो ऊपर सपोर्ट था ना, नहीं चला। अब देखो ये पहले क्या थी, ग्रीन कलर की लाइन थी, जैसे इसने इसको तोड़ा तो ये रेड कलर की लाइन हो गई थी, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी प्राइस किसी रेड कलर की लाइन को तोड़ेगा तो यहाँ पे ग्रीन बन जाती है, वो कहते हैं प्राइस को सपोर्ट मिला। यहाँ पे जो पॉइंट था ना, यहाँ पे पहले ये लाइन थी रेड कलर की, जैसे प्राइस ने इसको ब्रीच किया ये हो गई ग्रीन कलर की, मतलब प्राइस को अब नया सपोर्ट मिलेगा इस वाले एरिया से। तो देखो, अगर हम प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही फॉलो करेंगे तो होता क्या है गाइस, यहाँ पे पहले एक सपोर्ट था प्राइस में, जब प्राइस नीचे आई इसको तोड़ी तो यहाँ पे रेड कलर की लाइन हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो अर्जुन है वो इस एरिया के अंदर है, इसी एरिया के अंदर मेरे को अर्जुन का शस्त्र मिला जिसका नाम था सपोर्ट। तो देखो सपोर्ट के साथ में प्राइस ने टच किया, कि यहाँ से कैसे शूट होना स्टार्ट हुई। यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन बनी थी, प्राइस ने इसको जैसे ब्रीच किया तो यहाँ से शूट हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेंगे। जिन्होंने मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए सपोर्ट को ब्रेक हुआ तो यहाँ उन्होंने सेल किया, प्राइस डाउन आई, यहाँ हमने बाय किया, वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को डील करने वाले हो गए फेल, और हम हो गए पास। तो इसलिए गाइस हमें डायरेक्टली भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं करनी है, हमें हमारे अर्जुन के साथ में हमारे इस शस्त्र को यूज करना है ताकि हमें एक बेस्ट ट्रेड स्कोर मिल सके। आप किसी भी एग्जांपल को जो जो मैंने क्लास में दिए हैं उसके पीछे का लॉजिक यही था। ये मंथली पे गया, इसको हटाया मैंने, एशियन पेंट, ये मंथली का डिमांड जोन था इस वाले पॉइंट पे, यहां से लेके यहां तक मेरे श्री कृष्ण थे। डेली पे आके मैंने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन देखिए यहाँ पे मिले मुझे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो श्री कृष्ण को हटा दिया मैंने, और ये रहे मेरे अर्जुन, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक मेरे अर्जुन थे। ठीक है, अब यहां मिला, जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के इंडिकेटर को ऑन करता हूं तो देखो प्रॉपर इसी पॉइंट पे मेरे पास में सपोर्ट की लाइन भी थी, जहां जहां ये ग्रीन लाइन थी ना, ये रेड लाइन बन चुकी थी। लेकिन देखिए ये सब के सब ट्रैप हुए, बट हम ही चले क्योंकि हमने अर्जुन के साथ में इसको शस्त्र को पाया, क्योंकि यहाँ पे जो शस्त्र थे ना, बट लेकिन अर्जुन नहीं खड़े थे, तो बिना शस्त्र के अर्जुन नहीं थे, और शस्त्र के बिना अर्जुन नहीं थे, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना पूरक नहीं थे, कि लाइक अगर अर्जुन होगा तो ही शस्त्र चलेगा, शस्त्र है और अर्जुन नहीं है तो शस्त्र कौन चलाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अर्जुन के साथ में उसका शस्त्र को फाइंड आउट करके ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए हमारी जो ट्रेडिंग का स्कोर है बेस्ट है। अब मान लीजिए अर्जुन ने यहाँ से तीर चलाना स्टार्ट किया, दुर्योधन ने उसको एक बार रोका, दूसरी बार नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि श्री कृष्ण अर्जुन दोनों साथ में चलना स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन है ये रेड कलर की थी, प्राइस ने यहीं से ब्रेकआउट आया, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटते हैं तभी ब्रेकआउट आता है। तो जैसे रेजिस्टेंस टूटा ना, तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट आया। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या देखता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण को फाइंड आउट करता हूँ, फाइंड आउट करने के पास में उसी एरिया को फाइंड आउट करता हूँ जहां पे अर्जुन को शस्त्र भी मिले। तो पहले पॉइंट में क्या होता है, अर्जुन यहाँ से शस्त्र चलाता है दुर्योधन तक, एक बार दुर्योधन अपना दमखम तो दिखाएगा ना प्राइस के अंदर, फिर वापस से क्या होगा, प्राइस को नीचे लेके जाएगा। अगर दुर्योधन में दम होगा तो वो उसको तोड़ देगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरी एंट्री यहां प्लान करूंगा और यहां मेरी एग्जिट लूंगा सबसे सेफ। ठीक है, पहली मेरी एंट्री प्लान होगी इसी एरिया से। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं ट्रेड कैसे करूंगा, मेरे को अर्जुन के साथ में शस्त्र मिला, मैंने यहाँ एंट्री प्लान की और मेरे दुर्योधन तक मैंने उसको एग्जिट किया सेफली। दो तरह के ट्रेडर की कहानी सुनाने वाला हूं आपको मैं, एक आप एक मैं, ये सुन लीजिए आप। मेरे को पता था कि अर्जुन यहाँ से तीर चलाएगा, मेरे को यहाँ पे एक बार एग्जिट होना है, ये हो गए आप जैसे ट्रेडर जो अभी मार्केट में नए नए आए हैं। जब मेरे को पता हुआ कि ये जो शस्त्र चलाया है दुर्योधन ने, ये ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा इसको, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण पावरफुल में है, इसको पक्का ब्रीच करेगा, तो मैं चाहूं तो अपनी पोजीशंस को यहां लेके यहां नहीं काटूंगा, मैं वेट करूंगा, या फिर यहां काट के दोबारा से प्राइस डाउन आएगी तो यहां पर आई प्राइस वापस से अर्जुन के एरिया में, अगर दुर्योधन में दम होगा तो वो प्राइस को क्या करेगा, तोड़ जाएगा।
तो एक बार तो मैंने ट्रेड में एंट्री लेके सेफली एग्जिट कर ली, पहला पॉइंट, मैं सेफ ट्रेडर बन गया। दूसरी बात, मुझे पता लगा कि अर्जुन ने वापस से इसको रोका और प्राइस को वापस से ऊपर लेके गया, राइट। इसको कन्वेंशनल ट्रेडर के भाषा में, लैंग्वेज में, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आने वाली क्लासेस में आपको बताता रहूंगा डबल बॉटम क्या होते हैं, ट्रिपल बॉटम क्या होते हैं। बट मैं चाहता हूं इसको आप प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में सुनना पसंद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज करके आप भी कंफ्यूज रहेंगे। अब प्राइस ने जैसे इसको यहां रखा, अब इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये बनी, अर्जुन ने अपनी पावर को दिखाया और दुर्योधन के एरिया को ब्रीच कर दिया। अब ये बताओ गाइस, ऊपर मेरे पास में कोई भीष्म पितामह या दुर्योधन थे क्या? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पहले ये रेड कलर की लाइन थी, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप था यहाँ था, जो सप्लाई जोन का था, नहीं था ना। तो देखो प्राइस ने यहां से लेकर और यहीं तक शूट करी, इन्होंने रोकने की कोशिश की, अर्जुन ने अपना वापस से दम दिखाया, प्राइस को यहां क्लोज कर दिया इसके ऊपर, और फिर देखो प्राइस शूट हो गई। अभी प्राइस का जो सबसे बढ़िया एरिया है, जो हम भीष्म पितामह बैठे हैं, वो इस वाले पॉइंट पे बैठे हैं, एशियन पेंट्स के अंदर। तो प्राइस देखना यहां तक जाके और फिर आएगी डाउन। अभी क्या होगा, बीच बीच में दुर्योधन मिल रहे हैं, अर्जुन फाइट कर करके अपनी प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। अब हो सकता है आने वाले समय पे प्राइस इस वाले सपोर्ट को ले कंसिडर करे और फिर यहां से वापस से प्राइस शूट होगी। तो ऐसे प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए ऑनेस्टली चाहिए आपकी प्रैक्टिस। आपको बार बार लाइव चार्ट में देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, उसके हैंड में नोट्स बनाने, कोई भी कंफ्यूजन आता है यू कैन डिस्कस विद मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि देखो वही वाली बात है, यूट्यूब से आपको हर चीज पढ़ाया जाता है, बट फीस तभी पे की जाती है जब आपको मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए हो। क्योंकि यूट्यूब पे आपको ये नहीं बताएंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये है, वो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा के फ्री। बट जब आप इन पर्सन कोई चीज पढ़ते हो तो आपके पास में सब तरह के ऑप्शन रहते हैं, ऑन कॉल, ऑन चैट, सब तरह के सपोर्ट आपको मिलते हैं। तो ऐसे करके होता है एक प्राइस एक्शन को रीड करना। अब एज ए, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं इतना लंबा प्रॉफिट कैसे एंजॉय करूं, जब आपको पता लग जाएगा ना कि अर्जुन और श्री कृष्ण सब शस्त्र उनके सपोर्ट में हैं, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, आप ट्रेड को एग्जिट करोगे इस वाले पॉइंट पे। यानी कि अगर मैं कहूं तो मैं ट्रेड में अभी भी बना हुआ हूं। अब जैसे ही मान लीजिए ये सपोर्ट टूटेगा ना, फॉर एन एग्जांपल ये सपोर्ट टूटा, यहां तक गई प्राइस, यहां से प्राइस जाने के बाद में प्राइस आ रही है डाउन। अब अर्जुन का शस्त्र जैसे ही टूटेगा तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब थोड़ा सा लग रहा है दुर्योधन पावरफुल फॉर्म में आ रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस को और थोड़ा नीचे ले जाए, तो वापस से मैं एक बार सेफली एग्जिट करूंगा। बट जब मुझे एक्सपीरियंस होगा तो गाइस होगा क्या, कि प्राइस को मैं यहां तक का वेट करूंगा, और यहां तक का वेट करने में आपको पता है कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा, इस वाले पोजीशन से लेके जाऊं, ये मेरा टारगेट पॉइंट, यहां से मैं इसका स्टॉप लॉस रखा, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30.78, मतलब 31% का मुझे टारगेट मिलेगा। अगर इस ट्रेड पे 10,000 रुपए लगाऊंगा तो 3,000, और 1 लाख लगाऊंगा तो 30,000 मुझे मिलेंगे इस वाली ट्रेड के अंदर, सिर्फ सिंगल ट्रेड में। तो मैं यही तो बताने वाला हूं ना आपको, कि आपको सारी ट्रेड में पैसा लगाना ही नहीं है, आपको बेस्ट चीज फाइंड आउट करो, भले ही 1 महीने में 5 मिले, पर आपके पास में रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेंगे। मान लीजिए दो तरह के ट्रेडर हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, एक ने पूरे साल भर में 100 ट्रेड ली और रिटर्न कमाया 35%। एक ट्रेडर वो है जिसने साल भर में मान लीजिए 30, 40, 50 ट्रेड ली और उसने कमाया 40%। तो मैं मानता हूं कि जो 50 ट्रेड ले रहा है ना, वो सबसे सेफ ले रहा है। ज्यादा ट्रेडिंग करने से क्या होगा, उतना ही आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको चीज ही बेस्ट फाइंड आउट करो ना। अभी तो आप हम आगे चल के ये भी सीखेंगे, ये सेलिंग प्रेशर जो है भीष्म पितामह के तीरों का, वो भी देखेंगे कि ये फास्ट चला रहे हैं स्लो चला रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्रेशर। तो आने वाली क्लासेस में हम सेलिंग प्रेशर भी पढ़ेंगे, कि मान लीजिए अगर भीष्म पितामह कंटिन्यूसली तीर चला रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जाके तो वो भी थक जाएंगे ना, है तो इंसान। तो सेम सेलर्स भी तो ये होता है कि जब भी प्राइस को 3500 से इतना डाउन लेके आ रहे हैं, 1,000 रुपए डाउन, तो प्राइस थक भी जाती है, फिर स्टार्ट होती है बाइंग साइड की बारी। पिक्चरों में आपने एक चीज देखी है ना, कि जब हीरो विलन के एरिया में जाता है तो हमेशा पिट के आता है, जैसे ही विलन हीरो के एरिया में आता है तो वो पिट के विलन जाते हैं। ये जनरल लाइफ में आप कनेक्ट कर लो, एरिया वाइज आपके एरिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना आप दूसरों के एरिया में कुछ कर सकते हो। तो सेम ये ट्रेडिंग के अंदर भी यही होता है गाइस,
जैसे ही सेलर्स का एरिया स्टार्ट हो जाएगा तो वो प्राइस को नीचे डालेंगे, और जैसे ही बायर्स का एरिया स्टार्ट होता है वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। यही ट्रेडिंग की महाभारत है बाइंग एंड सेलिंग की, जो ये चार्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं। इस चार्ट से हमें ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस वाले एरिया से बायर्स स्टार्ट हुए थे, इस वाले एरिया से सेलर्स स्टार्ट हुए थे। बस हमें क्या करना है, बायर्स के एरिया में घुस जाओ, सेलर्स के एरिया में एग्जिट कर जाओ। यहां तक क्लियर है सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी? अब हमें जो अर्जुन निकालना है ना, भले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ हो, हमें नहीं लेना है। श्री कृष्ण, अर्जुन और उसका शस्त्र, ये सब की सब एक ही एरिया में होने चाहिए। आप देखना गाइस, आपको ट्रेड ही सबसे कम मिलेगी, और जो मिलेगी उसके चलने के चांसेस आप खुद देखना कितने ज्यादा होंगे। फिर वैन टू बी अग्रेसिव, वैन टू बी कंजर्वेटिव जब हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के जो ट्रेडर होते हैं, जो थोड़ी सी मार्केट में रिस्क ज्यादा लेते हैं, और एक ट्रेडर वो होते हैं जो मार्केट में रिस्क कम लेते हैं, वो कैसे इन चीजों को देखेंगे। हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने अर्जुन को दूर निकाला, और श्री कृष्ण आपके यही है, अर्जुन आपके यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पे उसके पास में शस्त्र भी है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार तो अर्जुन फाइट लड़ेगा लड़ेगा। तो होगा क्या, श्री कृष्ण भले ही इस पोजीशन पे है और अर्जुन मेरा मान लीजिए इस पॉइंट पे है, और शस्त्र उसके साथ में है, तो मुझे पता है कि एक बार तो फाइट यहाँ तक जाएगी ही जाएगी। तो ये होते हैं अग्रेसिव फाइट, कि यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ मैं एग्जिट कर जाऊं। एक होते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर, नहीं हम, मेरे को तो बिना श्री कृष्ण के सपोर्ट के ट्रेड लेने ही नहीं है, तो मैं तो यही वेट करूंगा। और जो यहाँ वेट करता है वही सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के जाता है। ये बात आप लिख लो, और जब आप लाइव ट्रेडिंग में आओगे ना, तो आपको खुद को पता लग जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है गाइस कि डेली की डेली स्टॉक सजेस्ट किया जाए। डेली अगर स्टॉक सजेस्ट किया जाए, तो फिर मैं तो ग्रुप में शेयर ही करता रहूं ना। मैं भी तो 2 से 3 दिन में कोई अच्छे स्टॉक्स निकालता हूँ, और उसको निकाल के अपडेट देता हूँ। पूरे महीने में मैक्सिमम 10 से 12 ट्रेड भी नहीं जाती है, जबकि इतने 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया तब भी। ओवरऑल पूरे साल भर की बात करूं, 60-70% ट्रेड ही निकाल पाते हैं, जिसका जो एक्यूरेसी है, हाँ, वो हर ट्रेड की ऑलमोस्ट 20 से 25 जाती है। ट्रेडिंग व्यू की हेल्प लोगे तो आपको बेनिफिट है, वरना आप एक काम करो, शेर खान निकालो, यहाँ पे सपोर्ट रेसिस मार्क करना सीखो। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास में। अब मेरे को तो क्या है, एक्सपीरियंस है तो मार्क करना आता है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट था, प्राइस ने यहाँ से बार बार से डाउन आ रही थी इस वाले पॉइंट से, और जैसे इस एरिया को तोड़ती है तो शूट हो रही थी, इस एरिया से तोड़ती है डाउन आ रही थी, तो वहीं तो बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से डाउन आई, डाउन आई तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से तो टूट के आनी चाहिए थी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस को तोड़ रही है। बट हुआ क्या, डिमांड जोन था, ट्रैप हो गए, प्राइस शूट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैप लेवल, जो मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। दूसरा, अगर मैं कहूं कि एक और अर्जुन का एक छोटा मोटा शस्त्र है, ठीक है, जो अर्जुन को धनुष के अलावा भी चलाना आता है, वो शस्त्र है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है स्टोकास्टिक आरएसआई एंड आरएसआई। कहानी क्या होती है इसकी, आप फ्री के अंदर ट्रेडिंग व्यू पे मैक्सिमम 3 इंडिकेटर ही लगा सकते हैं। तो इंडिकेटर सेक्शन पे गया, सबसे पहले डाला मैंने स्टोकास्टिक आरएसआई, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, तो मेरे पास में यहाँ पे एक इंडिकेटर आ गया। अब इस इंडिकेटर में क्या होता है गाइस, इसकी सेटिंग, अपर बैंड 80, मिडिल बैंड 50 और लोअर बैंड 20। लोगों का यह मानना है कि जब भी प्राइस 80 के लेवल पे चली जाती है ना, तो प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, अब प्राइस वहां से डाउन आएगी। अब ये जो इंडिकेटर है ना गाइस, 50-50% काम करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। लोग ये मानते हैं कि जैसे ही प्राइस 80 के एरिया से ऊपर जाती है, ये 80 का एरिया है और ये 20 का एरिया है, 20 के एरिया में जैसे आएगी तो यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे कर्सर देखिए आप, 20 के एरिया में आ गई, और देखो प्राइस इस वाले पॉइंट पे आई है, इस वाले पॉइंट पे, और कर्सर देखो मेरा, तो प्राइस यहाँ पे है। देखा जाए तो मुझे बाय करना चाहिए एज ए इंडिकेटर, लेकिन प्राइस क्या हुई, डाउन ही तो आई है। तो आपको ये इंडिकेटर भी ट्रैप कर सकता है। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। मैंने बोला कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए इसकी प्रॉपर, तो मैंने क्या किया, इस इंडिकेटर की सेटिंग चेंज कर दी, और इसको कर दिया 100, और इसको कर दिया 0। ये मेरा लैग इन इंडिकेटर है। मैं इस इंडिकेटर को जब यूज करता हूं, जब मुझे बेस्ट से बेस्ट ट्रेड फाइंड आउट करनी होती है, जिसका मैं एग्जांपल अभी आपको देने वाला भी हूं। अब देखो, जैसे ही प्राइस मेरे 100 के एरिया को टच करी, ठीक है, अब देखो इस वाले पॉइंट पे 100 के एरिया को टच करी, तो देखा जाए तो लॉजिकली इस स्टॉक को डाउन आना चाहिए ना, बट ये तो यहां से शूट हो गया।
इसलिए आरएसआई स्टोकास्टिक पे डील करने वाले बंदों की स्टॉप लॉस के चांसेस 50-50% होते हैं। अगर जैसे ही मेरे आरएसआई का लेवल 100 को टच किया तो देखो दो रेड कलर की कैंडल बनी और उसके बाद लेकिन प्राइस तो ग्रीन ग्रीन बना के अब चली गई, जबकि प्राइस यहां से डाउन आनी चाहिए थी। सेम यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे मैं अर्जुन के साथ में, उसके शस्त्र के साथ में, श्री कृष्ण के सपोर्ट में खेल रहा हूँ और मेरा जो आरएसआई स्टोकास्टिक इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवरबॉट एरिया में है, तो लोग तो सोच रहे हैं यहाँ से सेल करना चाहिए, बट मैं लोगों से अलग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, क्योंकि ए बायर्स नीड्स ए सेलर, वो बेचेंगे और हम खरीदेंगे। बट इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है गाइस, अब देखो इस वाले पॉइंट की बात करूं, ओवरसोल्ड एरिया बोलते हैं जब भी प्राइस ज्यादा ओवरसोल्ड या का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, प्राइस यहां से अप जाने के चांसेस हैं। बट देखो जैसे ही इस 20 के एरिया में मैं टच करता हूं अपने कर्सर को, प्राइस ऊपर तो नहीं गई बट डाउन आ गई। तो ये देखो ये इंडिकेटर किस काम का है, किसी काम का नहीं। बट अगर मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल, निफ्टी का मेरे को पता था कि प्रॉपर अर्जुन के साथ में शस्त्र कहां है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं वापस इसकी सेटिंग 80-20 रखता हूं आपको दिखाने के लिए जो नॉर्मल, ठीक है। अब देखो गाइस, यहां पे मेरे को अर्जुन मिला, शस्त्र मिला, श्री कृष्ण मिला, वहीं के वहीं मेरे को इंडिकेटर ने भी सजेस्ट किया है कि मैं 20 के एरिया में हूं। तो ये बताइए आरएसआई स्टोकास्टिक वाले क्या सोच रहे हैं, यहां से बाय करना चाहिए, राइट। मैं तो खुद बाय करने की बोल रहा हूं। अब देखो इस इंडिकेटर का सपोर्ट मुझे मिला जब मुझे अर्जुन भी मिला, श्री कृष्ण का सपोर्ट भी मिला, अर्जुन का शस्त्र भी मिला, साथ के साथ इस इंडिकेटर ने भी मुझे सजेस्ट किया कि मैं 20 के एरिया में हूं, आप मुझे बाय कर सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई मेरे फेवर में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे फेवर में है, आरएसआई स्टोकास्टिक भी मेरे फेवर में है। जब तीन तीन चीजें मेरे फेवर में है तो मेरी ट्रेड के चलने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। वहीं एक और इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का नाम भी आरएसआई है। ये मान लीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मान लीजिए ये इसके छोटी बहन ही है। ये येलो लाइन है, ये ईएमए की लाइन है, इसको आप कलर को चेंज कर सकते हैं रेड से ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब ये क्या होता है गाइस, एरिया 70 का एरिया है, ये ऊपर वाला 70 का एरिया है, नीचे वाला 30 का एरिया है, ठीक है। 70 का एरिया में सेम वही होता है कि प्राइस ओवरबोर्ड चली गई है, प्राइस को डाउन आना चाहिए, और जब प्राइस 30 के एरिया में आ जाती है ना तो कहते हैं कि यहां से प्राइस को बाय करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे गई ना 70 के एरिया में, तो देखा जाए तो प्राइस को डाउन आना चाहिए, बट प्राइस तो डाउन नहीं आई, प्राइस तो वहां से चल रही, जबकि उसकी बड़ी बहन आरएसआई स्टोकास्टिक भी अपने ओवरसोल्ड एरिया में चल रही है। तो दोनों बहनों ने मिलकर पावर लगाई तब भी प्राइस को डाउन नहीं ला सके, क्योंकि अर्जुन की जो कमांड थी ना प्राइस में वो ज्यादा जबरदस्त थी। इसलिए गाइस मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे कम फोकस करता हूँ। बट मेरे को आपको बताना इसलिए जरूरी है, कहीं यूट्यूब से कहीं किसी का कोर्स बाय करके आप फालतू पैसा खर्च ना करो। अब मैंने बोला कि मैं किसी भी कोर्स के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, तो मैंने इसमें से पॉजिटिव क्या निकाला कि जैसे ही मेरा आरएसआई स्टोकास्टिक मुझे बाय करने के लिए कह रहा है, ये अगर नहीं बोलता तब भी मैं अर्जुन पे ही फोकस करूंगा उसके शस्त्र के साथ में। बट मैं एक एक्स्ट्रा ट्रेड इसको लेने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनल आंसर अपनी ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने के लिए मैंने देखा कि ये भी मेरे एक एरिया में है, क्योंकि 50-50% तो काम करता है। वहीं के वहीं मैंने देखा जो मेरा आरएसआई था वो भी 31 और 30 के लेवल पे था। तो बताइए इन दोनों बहनों की पावर भी लग गई यहाँ पे, तो ये ट्रेड चलनी थी। इसलिए गाइस मैंने निफ्टी को रिकमेंड किया था मार्च के अंदर कि यहां से निफ्टी जाएगी अप, क्योंकि आगे जाके हमें इस सेलिंग प्रेशर को भी चेक करना आना चाहिए। अगर कैंडल सिंपल सिंपल मतलब लंबी लंबी कैंडल बना के डाउन साइड में आ रही है तो सेलिंग प्रेशर तेज है। सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का वो है श्री कृष्ण की लोकेशन पे जो मार्किंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लोजिंग। यहाँ पे जो हमने श्री कृष्ण को मार्क किया था ना, उसकी क्लोजिंग थी यहाँ पे, और मेरे भीष्म पितामह से अल्ट एच से लेके आया। तो मेरे को पता था कि मेरे जो बेस्ट श्री कृष्ण को सपोर्ट मिलेगा मुझे इस एरिया से मिलेगा, अर्जुन मेरा यहाँ पे होगा और सेम मेरा शस्त्र भी यहाँ पे होगा। अब शस्त्रों के साथ में ये देखो आरएसआई स्टोकास्टिक भी मुझे डाउन मिल गए, तो यहाँ से प्राइस चलने के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए। अब फॉर एन एग्जाम्पल
अब एज पर प्राइस एक्शन हमें पता है कि प्राइस अभी भीष्म के एरिया में चल रही है। पहला पॉइंट, भीष्म पितामह का एरिया में प्राइस है, समझना आप कोशिश को। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्लोजिंग अच्छी नहीं है, तो जीतने के चांसेस किसके हैं? अर्जुन के ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, हमने पॉजिटिव पॉइंट रखा अर्जुन का। ठीक है, अगर जब प्राइस ऊपर गई तो श्री कृष्ण ने मुझे जब सपोर्ट किया तो इस एरिया पे एक नया डिमांड जोन भी फॉर्म किया श्री कृष्ण ने, यहां से यहां तक का डेली पे गया। ठीक है, यहां पे भी है मेरे पास में जो श्री कृष्ण का सपोर्ट, अर्जुन भी खड़ा है और देखो सिंगल ग्रीन लाइन है, तो यहाँ पे मेरे को शस्त्रों का सपोर्ट भी है। अब मेरे को पता है कि श्री कृष्ण पहले यहाँ सपोर्ट करेंगे, दूसरा सपोर्ट मेरे को श्री कृष्ण करेंगे यहाँ पे, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, जिसने प्रीवियस मूव को ब्रेक किया है। अब आते हैं दो पॉइंट। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ पे है शस्त्र के साथ में। प्राइस जब डाउन आएगी तो आप आरएसआई स्टोकास्टिक को देख लीजिए, अगर ये भी अपने 20 के लेवल पे, ये 30 के लेवल पे है, तो प्राइस ये यहीं से चलने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो बीच में सपोर्ट भी आ रहा है, यानी कि सपोर्ट इन द सेंस कि प्राइस के अंदर यहाँ पे शस्त्र है और मैं कह सकता हूं अर्जुन अकेला खड़ा है। पॉइंट समझना, प्राइस में अर्जुन और शस्त्र है और श्री कृष्ण उसके नीचे बैठे हैं। अब क्या करना है गाइस, अगर मान लीजिए प्राइस इस एरिया में आती है और मेरा स्टोकास्टिक आरएसआई 20 के लेवल पे आ जाता है, ये 30 के लेवल, इन दोनों बहनों का साथ में सहयोग चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये 20 पे है और ये 70 के ऊपर है ना, तो ये चीजें काम नहीं करेगी, इन दोनों का साथ में सपोर्ट चाहिए होगा। प्राइस डाउन क्यों हो रही है? भीष्म पितामह के एरिया में प्राइस आ गई थी, उसके बाद में आप देखोगे आरएसआई स्टोकास्टिक ने तो पहले ही कंफर्मेशन देना स्टार्ट कर दी थी कि प्राइस डाउन आएगी। प्राइस देखो डाउन आ रही है, ये तो बल्कि 50 से नीचे है, और ये देखो अब ये चलना स्टार्ट हुआ है डाउन साइड में। तो मैं अगर इस अर्जुन को प्ले करूंगा ना, वो करूंगा कैसे कि अर्जुन है, शस्त्र है, मैं इन दोनों बहनों का सपोर्ट लूंगा। अगर ये भी मुझे 30 के एरिया पे मिल गए, अगर ये मुझे 20 के एरिया पे, या मैं इसको चेंज करके 90 और 10 कर लूंगा मैं इसको, जो मेरा एक फिक्स सेटअप होगा। ध्यान रखना, अगर मेरे को भी ये इसी एरिया में मिल गए गाइस, तो मैं एक बार यहां से निफ्टी को प्ले कर सकता हूं। वो होगी अग्रेसिव एंट्री, जो मार्केट के एक्सपीरियंस बंदे हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ स्टॉप लॉस लिया, तो यहाँ हम डबल क्वांटिटी से उसको बाय करके हमारे स्टॉप लॉस से हुए पैसों का जो लॉस है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए भीष्म पितामह से प्राइस आ रही है डाउन। अब मान लीजिए ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ में आएगा, तो मैं अर्जुन को ट्रेड ही नहीं करूंगा, मैं तो मेरे श्री कृष्ण के पास ही जाऊंगा। अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ में आएगा, तो मुझे पता है कि दुर्योधन में और भीष्म पितामह में दम ही नहीं है, तो मैं यहीं से ट्रेड प्लान करूंगा। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये मैं आपको कंप्लीट एक पूरा सेशन दूंगा इसका अच्छे से, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो इन दोनों तीनों इंडिकेटर का यूज आपको करना है सेम अर्जुन के साथ में। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है तीनों इंडिकेटर्स के बारे में। अभी तो हम एल्गो ट्रेडर के एक्सपोनेंशियल 20, जो कि एक ऐसा इंडिकेटर है, आप देखना जैसे ही प्राइस उस इंडिकेटर का सपोर्ट लेती है तो प्राइस क्या शूट होती है। मतलब सिंगल इंडिकेटर ही ना आपकी प्राइस को ऊपर ले जाने की ताकत रखता है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आपको ट्रेडिंग सेटअप पे ट्रेडिंग व्यू भी यूज करना है और शेयर खान भी यूज करना है। आई होप गाइस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टोकास्टिक आरएसआई और आरएसआई इसकी थ्योरी समझ में आई होगी। तो मैं आगे 15 मिनट का एक और सेशन लेता हूं, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड स्कोर, 5 से 10 मिनट का है। उसमें आपको क्या क्या चीजें लेनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज आई नीड द कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट। सबको समझ में आया? और बाकी देखो होता क्या है, लाइव सेशन में कुछ चीजें ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ पाती, बट मैं चाहता हूं अगर आपको 60% भी समझ में आ रही है ना, इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। कल जैसे निखिल को प्रॉब्लम थी लाइव सेशन में, बट शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो आज उनके सबके सब डाउट्स क्लियर है। क्योंकि रिकॉर्डिंग से आप देखते हैं, हम उसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी। हमें इसको नेकेड प्ले नहीं करना है, ध्यान रखना, हमें इसको नेकेड प्ले नहीं करना है। हमें ऑलवेज जहां हमें अर्जुन को फाइंड आउट करना है, उसके साथ में ही हमें शस्त्र की जरूरत होगी। आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर सेटअप फाइंड आउट करने करके कि हमें कैसे सेटअप को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड स्कोर पढ़ाता हूँ। ट्रेड स्कोर क्या होता है कि जब भी आप कोई जोन को मार्क करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज देखनी है। पहली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिमांड जोन ऑन द चार्ट, यानी कि लोकेशन मार्किंग आपको करनी है। ठीक है, लोकेशन मार्किंग पे फोकस करना है, मंथली और वीकली पे। स्टार्टिंग पे मंथली पे करते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। मार्क द डिमांड जोन लोकेशन, मेक श्योर देयर वुड बी ए क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो श्री कृष्ण को हम मार्क कर रहे हैं ना, उसने भीष्म पितामह को ब्रेक किया हो, उसी लोकेशन को हम कंसिडर करेंगे। देन यूज द ट्रेडिंग पर्पस। अब ट्रेडिंग पर्पस क्या थे, ये वाले सबको याद होंगे। इस ट्रेडिंग पर्पस को हमें यूज करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन टाइम फ्रेम, फाइंड आउट द अर्जुन विद शस्त्र विद द प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप, जो भी हमारी आरबीआर पैटर्न हो गया चाहे डीबीआर पैटर्न हो गया। ठीक है, अब फिर एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमें रखना है। अब एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट हम मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, वो मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। मैं चाह रहा हूं पहले आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एंट्री स्टॉप लॉस के साथ में जो टारगेट में बड़ा एक वो रहेगा, जिससे आप टारगेट को लेके कंफ्यूजन ना हो। और साथ में मैं आपको शो करूंगा कि एंट्री तो सब लेना जानते हैं, जो स्टॉप लॉस और टारगेट से कई कैंडिडेट गलती से स्टॉप लॉस कैसे खा जाते हैं और गलती से कम टारगेट कैसे बुक कर लेते हैं। तो इसका कंप्लीट आपको सेशन दूंगा विद द गुड एग्जांपल्स, ताकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल रख सकूं और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, फिर हमें टारगेट पॉइंट्स मैंने वैसे नॉर्मल रखा है कि रूल्स, फर्स्ट फॉर एमआईटी इनकम ट्रेड देन वुड बी द फर्स्ट वीकली सप्लाई जोन, विद द टाइम ऑफ प्रैक्टिस वी विल फाइंड द सप्लाई जोन फॉर टारगेट बुकिंग, दोस हु हैज ब्रेकन द डिमांड जोन एज वेल। मैंने ये लाइन इसलिए रखी है, जब आप रिकॉर्डिंग देखो तो अपने हाथ से लिखो, क्योंकि अगले सेशन पे मैं इन्हीं चीजों पे बात करने वाला हूँ, इन्हीं चीजों पे। एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट इसलिए मैं अगले सेशन पे लेना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसमें। कई कैंडिडेट ऐसे होंगे कि किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट करके बैठ जाएंगे, कई नहीं करके बैठेंगे, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग होगी। बट मैं चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी मैं आपको दूं कि आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है, हमको ट्रेड से एग्जिट लेनी चाहिए, बट आप खुद सोचोगे कि हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो चाहते ही है हमारे स्टॉप लॉस हिट हो, जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा प्राइस वहां से शूट हो जाएगी। तो इसको मैं एक कंसेप्ट आपको जो समझाना चाहूंगा, वो मार्केट साइकोलॉजी के साथ में ही समझाना चाहूंगा, ताकि आपको ये जो 3 पॉइंट है सुनने में बड़े इजी हैं, पर कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो आप बड़े सोच समझ के डिसीजन लोगे कि मैं स्टॉप लॉस लूं या ना लूं, क्या मेरे साथ में मार्केट ट्रैप कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखना सीखोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ट्रेड स्कोर पढ़ लेते हैं। ट्रेड स्कोर क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम किसी भी जोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो उसको एक स्कोर देते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर मान लीजिए इफ, अब देना कहां पे है ट्रेड स्कोर, पहली बात तो ये ट्रेड स्कोर बोल लो, या इसको बोल सकते हैं ट्रेडिंग सेटअप स्कोर। ये देने हैं हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखना। अगर आप इस ट्रेड स्कोर को लोकेशन टाइम फ्रेम पे देते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। लोकेशन टाइम फ्रेम पे मैं मोस्ट ऑफ टाइम पे जो उसको देता हूं वो लोकेशन पे भी कंसिडर करता हूं, साथ में एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे भी कंसिडर करता हूं, ताकि ट्रेडिंग का जो सेटअप हो वो सबसे बेस्ट निकले। तो लोकेशन पे भी अगर आप देखते हैं ना गाइस, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो अभी आप लोकेशन पे फाइंड आउट करें। आपको क्या करना है, इफ लेवल इज फ्रेश देन वी विल गिव 3 पॉइंट उस लोकेशन मार्किंग को। ठीक है, टेस्टेड लेवल हमें कोई मार्किंग ही नहीं देनी, 0। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। टेस्टेड लेवल है ना, इसको 0 मार्क करना है, यानी कि सिंपल सी बात है, हमें फोकस ही फ्रेश पे करना है। ये हुई फ्रेशनेस की बात। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ की। अब स्ट्रेंथ हमें पता है कि वो निकालते हैं लेग आउट कैंडल से। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ वी हैव 2 एक्साइटिंग कैंडल एंड इवन मोर, तो हम देंगे इसको 2 पॉइंट्स। एंड इफ वी हैव सिंगल लेग आउट कैंडल, तो हम देंगे उसको 2 पॉइंट। सिंगल एक्साइटिंग कैंडल विद गैप, तो 2 पॉइंट देंगे। अगर हमारे पास में सिंगल एक्साइटिंग कैंडल है बट कोई गैप नहीं है, नो गैप, तो हम इसको देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अब आती है
बेस कैंडल्स। अगर किसी भी जोन में इफ जोन हैज 1 2 3 बेस कैंडल्स, हम देंगे उसको 2 पॉइंट। इफ जोन हैज 4 to 5 बेस कैंडल्स, हम देंगे उसको 1 पॉइंट। और मोर देन 5 में 0। ठीक है। इफ एजुकेशन टाइम फ्रेम वी हैव सपोर्ट, यानी अर्जुन का शस्त्र, तो हम देंगे 1 पॉइंट। इफ एजुकेशन टाइम फ्रेम वी हैव स्टोकास्टिक RSI प्लस RSI इन आर फेवर, हम देंगे उसको 1 पॉइंट। इन दोनों में से अगर बात करूं तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं। ठीक है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं एक चार्ट के थ्रू या फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। अब गाइस, ये मेरे पास में एक लैगिन कैंडल है। ठीक है, मेरे पास में है 3 बेस कैंडल, और मेरे पास में सिंगल लेग आउट कैंडल। अब इसको ट्रेड स्कोर कैसे देना है? मान लीजिए ये जोन जो मैंने मार्क किया, ये एकदम है फ्रेश। ठीक है, तो मैंने बताया कि फ्रेशनेस की हम देते हैं 3 पॉइंट। इफ जोन है 2 एक्साइटिंग कैंडल तो 2, एक एक्साइटिंग कैंडल विद गैप 2, एक एक्साइटिंग कैंडल विद नो गैप। अब यहाँ पे बिना गैप के कैंडल है तो मैं इसको दूंगा 1 पॉइंट। अब आती है बेस कैंडल्स की, इसमें है 3 बेस कैंडल्स, 3 बेस कैंडल्स में रखूंगा 2 पॉइंट्स, तो मेरा हुआ 6। ठीक है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, ये एक एडिशनल है। ठीक है, अब ये मुझे फोकस करना है सिर्फ इसके अंदर, प्राइस एक्शन पे। अगर ये मिलते हैं तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा केस क्या हो सकता है गाइज आपके पास में। ये आपके पास में सेम लैगिन कैंडल है, ये बेस कैंडल मान लीजिए आप। अब आपके पास में जो लेग आउट कैंडल है वो है गैप के साथ में, और आपने जोन को मार्क कर दिया लाइक दिस। जोन फ्रेश है, 3 पॉइंट। ठीक है, बेस कैंडल भी 3 है तो 2 पॉइंट। अब ये जो लेग आउट कैंडल है गैप के साथ में, तो उसको हम कितना पॉइंट देंगे? 2 पॉइंट। तो ये हुआ 7। ध्यान रखना, जो 7 जो ट्रेड स्कोर होगा सबसे बेस्ट ट्रेड स्कोर होगा। साथ में अगर हम सपोर्ट को भी ले लेंगे ना अपने फेवर में, सिर्फ सपोर्ट को 1 पॉइंट, तो ये मान लो कि और बेस्ट होगा। अभी मैं ट्रेड स्कोर में सपोर्ट को इसलिए ले रहा क्योंकि वो एक एडिशनल सपोर्ट है हमारे पास में। ठीक है, अब वही मैं गाइस बात करूं, आपके पास में एक लैगिन कैंडल है। ठीक है, और मान लीजिए सिंगल बेस कैंडल है, और आपके पास में 2 लैग आउट कैंडल है, तो कोई बता सकता है इसको ट्रेड स्कोर हम क्या देंगे? अब आपकी बारी है, ट्रेड स्कोर देते हैं। फ्रेशनेस के कितने पॉइंट देंगे हम? 3। बेस कैंडल्स के 2, लेग आउट कैंडल्स के 2, तो ये हुआ 7 out of 7। तो ध्यान रखना, जो 7 out of 7 ट्रेड स्कोर होता है सबसे बेस्ट होता है। ये हमें एजुकेशन टाइम फ्रेम पे ही फोकस करना है, ध्यान रखना। अगर हमें लोकेशन पे मिलता है तो बेस्ट है। इफ वी फाइंड ऑन द लोकेशन
इवन 6 आउट ऑफ 7 या फिर 7 आउट ऑफ 7 इज द बेस्ट पार्ट। फोकस हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे करना है, बट अगर लोकेशन पे चीज मिलती है ना, तो ये मान लीजिए आपको ट्रेड में बेस्ट ही करेगी। ठीक है, अब इसका बताइए मुझे, एक थोड़ा सा चैलेंजेस होगा, बस काफी इजी होगा। मेरे पास में लेगिन कैंडल है और ये मेरे पास में एक है लेग आउट कैंडल। इसको क्या ट्रेड स्कोर देंगे हम? फ्रेशनेस के 3 देंगे। ठीक है, बेस कैंडल कितने ट्रेड स्कोर देंगे हम? गाइस, यस 2 देंगे, क्योंकि बेस कैंडल है ही नहीं, तो सबसे बढ़िया चीज है ना। तो हम 2 पॉइंट्स ही रखने वाले हैं। सिंगल लेग आउट कैंडल है तो ये है 1। यस, 6 आउट ऑफ 7। मैं ये एंट्री स्टॉप लॉस इसलिए आगे लेके जा रहा हूं बिकॉज हमें एंट्री टाइप्स में सीखना है, क्योंकि एंट्रियों के भी 2 टाइप होंगे। स्टॉप लॉस को भी अलग तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और टारगेट के भी अलग तरीके से हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 आउट ऑफ 7। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसी ही ट्रेड मिलेगी। और जहां मान लीजिए 4 बेस कैंडल है, तो आपको अच्छी तरीके से पता लग गया कि अब ट्रेड स्कोर क्या होगा। फोकस करना है हमें 7 आउट ऑफ 7 पे, और फिर फोकस करना है हमें 6 आउट ऑफ 7 पे। तो ये 2 बेस्ट ट्रेड स्कोर ही है। अगर मान लीजिए इसके साथ में आपको प्लस सपोर्ट मिल जाए और प्लस मिल गया आरएसआई स्टोकास्टिक, ठीक है, तो हो गया 8। मान लीजिए इसके साथ में आपको मिल गया सिर्फ सपोर्ट, आरएसआई नहीं मिला, तो हो गया 8। इसके साथ में मिला आपको मान लीजिए सपोर्ट और आरएसआई नहीं मिला, तो 7। और इसके साथ में मान लीजिए आपको दोनों ही नहीं मिले, तब भी क्या हुआ? 7। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट ट्रेड स्कोर होता है 7। और 7 के ऊपर अगर आपको मिलते हैं तो आपके सामने रिजल्ट है। 8 मिलता है तब भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 7 मिल सकता है तब भी आप ले सकते हैं। 6 तो होगा ही नहीं, या तो 7 6 होगा, तो हमें सोचना है। मान लीजिए इसके अंदर 6 ट्रेड स्कोर है और ये दोनों ही नहीं है, तो इस केस में हमें क्या डिसीजन लेना है वो मैं बताऊंगा आपको एंट्री टाइप्स के अंदर। आई होप गाइस आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, and once you will go on the practice and the recording side, so you will get more of the things। ठीक है, तो आप एक बार इस पे प्रैक्टिस करें एंड फाइंड आउट द बेस्ट क्वालिटी जोन। अब आपको चार्ट कैसे शेयर करना है, सबसे पहले लोकेशन मार्किंग करनी है। लिखना है श्री कृष्ण सपोर्ट प्लस क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। किसी भी स्टॉक्स में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पहले लोकेशन मार्क करोगे, उसका ट्रेंड के बारे में बताओगे मेरे को लिख के, पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये नहीं चलेंगे कि आप धड़ाधड़ चार्ट शेयर कर देते हो। पहले लोकेशन मार्क होगी, श्री कृष्ण लिखोगे, दुर्योधन कहाँ बैठे हैं, भीष्म पितामह कहाँ बैठे हैं, वो लिखोगे। फिर उस स्टॉक का मुझे ट्रेंड बताओगे कि सर ट्रेंड अभी अप है, डाउन है, साइडवेज है, मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए। सपोज अगर प्राइस ट्रेंड के साथ में मेरे श्री कृष्ण के सपोर्ट में आती है तो मैं ये लूंगा, मुझे ट्रेंड को अवॉइड करना चाहिए या मुझे उसको साथ में लेना चाहिए। अगर बिना श्री कृष्ण के साथ में आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीजें, तो मुझे सब चीज के नोट्स चाहिए होंगे, तब मैं मानूंगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, तो कहाँ उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो लगता है कि कैंडिडेट एकदम सही जा रहा है उसको मैं और बूस्ट करूंगा, जो कहीं लैग कर रहा होगा तो मैं उसको और अच्छे से एडवाइस करूंगा, कॉल पे समझाऊंगा, उसको चार्ट शेयर करूंगा। हाँ, पर्सनल आप करके मैं ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि और कैंडिडेट्स को भी समझ में आए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फेवर करके सपोर्ट, फिर आपको कृष्ण को फाइंड आउट करना है उसके शस्त्र के साथ में, और शस्त्र के साथ में अगर आपको स्टोकास्टिक आरएसआई भी फेवर में होते हैं, ऐसे स्टॉक्स को आपको फाइंड आउट करके ग्रुप में डालने हैं गाइस। फिर देखना जब मार्केट डाउन आएगा और फिर जब आप उस जोन में एंट्री लोगे तो आप कैसे पैसे बनाते हो। साथ के साथ ब्रेकआउट ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाया, इन डेप्थ नॉलेज मैं जब आपको बताऊंगा, जब हम एक इंडिकेटर है जो इन सबका भी बाप है, एक्सपोनेंशियल 20, उसको रीड करने के बाद में तब हमारी ब्रेकआउट की जो कंफर्मेशन है और ज्यादा हो जाएगी। सो लेट्स स्टे ट्यून फॉर द EMA 20, आने वाली क्लास का पार्ट ही है। बट EMA 20 से पहले मैं क्लासेस लूंगा मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, न्यूज क्यों फेक होती है, एंट्री स्टॉप लॉस में हम चेंजेस क्यों कर रहे हैं, एंट्री टाइप्स को हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज का मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूं।
जिससे मैं चाहता हूं कि ट्रेडिंग के साथ में आपकी स्टॉक मार्केट में नॉलेज भी बढ़े। फॉर एन एग्जांपल, कोई कैंडिडेट आपको स्टॉक मार्केट में पूछता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, वो आपके लिए ही बेटर है। सो आई वांट कि आपको सीखने के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ कि कैसे आपको बताना है चीजों को, लोगों को कैसे अवेयर कराना है ट्रेडिंग के बारे में, कि ट्रेडिंग इज नॉट ए सट्टा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पूरा का पूरा सट्टा बिजनेस है, और अगर आपको नॉलेज है तो थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। क्योंकि कोई भी शॉप, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हो ना गाइज, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं चल सकता। बिजनेस भी टाइम मांगता है, 6 to 8 months, 1 year, राइट। जब मैं ट्रेडर बना तो पहले साल में ट्रेडर नहीं बना। पहले ट्रेड साल में तो मैंने लॉस खा खा के चीजों को सीखा। दूसरे साल में मैंने अपने बढ़ते 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 अपने अप एंड डाउन के लाइफ में, मेरी जो लाइफ का चार्ट है ना, वो भी सेम ऐसा ही बना था। कभी अप जाता, फिर डाउन आता, फिर अप जाता, फिर डाउन। मेरी लाइफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए थे। बट एक दिन मुझे विश्वास था खुद पे कि मैं अपनी लाइफ में ब्रेकआउट लाऊंगा ही लाऊंगा। तो ब्रेकआउट आया गाइस, ये सच्चाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट आने के बाद में थोड़ी सी आती है डाउन, तो चीजों को सीख के फिर ब्रेकआउट लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो स्टॉक मार्केट तो लर्निंग चीज है। जब तक आप इस मार्केट में रहोगे, चाहे वो बुढ़ापे तक रहोगे ना, तब भी आपको सीखते ही रहना है। हर बंदे से सीखो कुछ ना कुछ। स्टॉक मार्केट चार्ट से, जब कोई बंदा इस चार्ट पे बैठता है ना, तो मैं ये सुनता हूँ कि ये मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि जब जब कैंडल्स ऐसी बनेगी ना, तो डिमांड जोन टूटने के चांसेस भी हैं। ये देखिए, चाहे अर्जुन कितना ही पावरफुल हो, बीच में पितामह को क्रोध आ जाता है ना, फिर कोई उनके सामने नहीं टिक सकता। तो ये देखो, और जब एकदम स्लो स्लो आ रहा है ना, तो कैसे शूट होता है। तो ये सेलिंग प्रेशर सबसे बड़ी चीज है। और वो समझाएगी आपको कैंडल्स। जब भी छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में मार्केट ऊपर जाता है ना, तो समझ लो सेलर्स जीतने के चांसेस ज्यादा है। और, और जब भी मार्केट छोटी छोटी कैंडल के साथ में डाउन साइड में आता है ना, तो ये मान लो कि यहाँ से बायर्स के जीतने के चांसेस हैं। एक छोटा सा मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। बाकी आपको इसको ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ में, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है गाइस, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय। सो वी मीट यू ऑन नेक्स्ट वीकेंड। टिल देन इन बिटवीन आप प्रैक्टिस करें एंड शेयर योर नॉलेज, जो भी आपने सीखा है, इनटू द ग्रुप। मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 दिन रहते हैं आपके पास में, प्रैक्टिस करो, हैंडमेड नोट्स बना के सेंड करो। डेली की आधी आधी घंटे की वीडियो भी देखोगे ना, तब भी आराम से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। सो फोकस ऑन द क्वालिटी। यस निखिल एंड शशांक, वेरी नाइस। बिजनेस तरह सोचोगे तभी जाके बिजनेसमैन बन पाओगे। सो थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो सब बनते हैं, बट सक्सेस हर कोई नहीं पा पाता ना। सक्सेस बताने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास में, कि जल्दबाजी नहीं करनी है। गाड़ी आपके पास में ओडी है तो चलाओ 70-80 की स्पीड में। ओडी है इसका मतलब सेफ्टी पॉइंट ज्यादा है। रेस का पॉइंट भी आपके पास में है, लेकिन तेज भगा के क्या मतलब है। ठीक है गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड हैव ए नाइस वीकेंड टू यू एज वेल, एंड एंजॉय योर संडे इवनिंग।